कहानी की शुरुआत कुछ ऐसे होती है कि एक लड़की भगवान के सामने हाथ जोड़कर बैठी होती है। वो बोल रही होती है कि मुझे एक और मौका दे दीजिए, मैं इस बार कोई गलती नहीं करूँगी, मैं वो गलतियाँ नहीं दोहराऊँगी जो मैंने पहले की थी। मुझे एक मौका चाहिए अपनी ज़िंदगी सुधारने का, एक मौका खुद को संवारने का। उसके बाद वो उठती है वापस उसी जगह पर, उसी नॉवल में जिस पे वो पहले थी। वो जानती थी कि इसका अंत कैसा होगा। पहले वो देखकर बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हो जाती है, उसके बाद उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है, वो चिल्लाने लगती है और वो तोड़ फोड़ करने लगती है। उसने पूरा रूम ख़राब कर दिया होता है। उसके बाद वो बैठकर सोच रही होती है कि मुझे ये लाइफ एक्सेप्ट करनी चाहिए कि मैं मर जाऊँ। बट फिर कुछ समय बाद वो सोचकर खड़ी होती है और जाती है कि नहीं, मैं नई शुरुआत करूँगी। और उस नई शुरुआत के लिए उसको चाहिए होता है अपना हस्बैंड, अपना पति, जिससे वो जाके मिले और बात करे। वो अपने पति को ढूंढने जा रही होती है और वो डिसाइड करती है कि अब इस बार कोई गलती नहीं होगी, इस बार मैं उससे मिलूँगी, बात करूँगी और अपना रिश्ता सुधारूँगी। इस बार कोई भी गलती नहीं होगी। उसका पति कोर्ट था, एक अच्छा खासा मिलिट्री ऑफिसर और बहुत पैसे वाला आदमी उस जगह का। वो उसके सोल्जर से पूछती है कि वो कहाँ है, मुझे उससे बात करनी है। फिर वो उसको बताते हैं और वो जाती है उसके कमरे में। लेकिन तब वो कपड़े चेंज कर रहा होता है, वो नहा कर आया होता है, तो वो देखकर थोड़ा हेजिटेट हो जाती है। बट देन वो वापस कोशिश करती है क्योंकि उसको इस बार अपनी गलतियाँ नहीं दोहरानी। तो वो अंदर जाती है और उससे बात करने की कोशिश करती है। फिर लेकिन जब वो बात करती है कि हम बच्चा करते हैं, बट वो मना कर देता है क्योंकि वो सोचता है कि वो अभी इसको हर्ट नहीं करना चाहता है। लेकिन वो नहीं समझती और वो सोचती है कि उसकी लाइफ में कोई और वुमेन है, औरत है। वो नहीं समझ रही होती है वो चीज़। उसके बाद वो नीचे बाहर से सोल्जर को बुलाकर उसको भिजवा देता है उसके कमरे में। और उसको लगता है कि उसका पति उसकी फीलिंग समझ नहीं रहा है, बट वो बहुत केयर करता है उसके बारे में और बहुत सोचता है उसके बारे में। ये गलतफहमी उसकी जल्दी ही दूर हो जाएगी। उसके बाद वो उसका कोट वापस करके चला जाता है और वो उसको मुंह बना के देखती रहती है। फिर जब वो एक बालकनी से गुजर रही होती है तो वो एक नौकरानी को बोलते हुए सुनती है कि जो डचेस है वो तो ऐसी ही हैं, वो ज़्यादा कुछ नहीं जानती हैं, ज़्यादा बोलती भी नहीं है, मैं ही लूँगी नेक्स्ट डचेस की जगह। उसके बाद फिर मैं राज करूँगी यहाँ पर। ये सुन के वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और उसको एक थप्पड़ मार देती है। और किसी ने नहीं सोचा होता है कि डचेस का ये रिएक्शन रहेगा। उसके बाद फिर उसको इतना गुस्सा आ रहा होता है, वो अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाती ये सब बातें सुन के। तो फिर वो उसे एक पनिशमेंट देती है छड़ी से मारने की। वो छड़ी मंगाती है, उसका हाथ आगे करती है और बहुत सारी छड़ी से मारती है। उसके कारण उसके हाथों में भी घाव हो जाता है और उसको वो भी नहीं दिख रहा होता है। वो बस मारती रहती है, मारती रहती है और मारती रहती है। फिर वहीं से उसका पति गुजर रहा होता है तो वो उसको रोकता है और उससे पूछता है कि तुम्हारे हाथ कैसा है, तुम्हारा हाथ दुख रहा होगा, तुम जाओ आराम करो, मैं यहाँ देख लूँगा। लेकिन वो गलत समझती है और गुस्से में निकल जाती है। बट उसका हाथ बहुत ज़्यादा ज़ख्मी था। वो यही सोचती है कि उसके पति की लाइफ में यही औरत है शायद, बट वो ये नहीं जानती कि वो उससे बहुत प्यार करता है। उसके बाद वो बिना कुछ सुने समझे ही चली जाती है दौड़कर अपने कमरे में। वो जब अपने कमरे में जा रही होती तो भी यही सोचती है कि मेरा पति किसी और से प्यार करता है और मैं क्या करूँ अब। फिर वो जाके अपने बिस्तर में लेटकर पूरा रात यही सोचती रहती है और रात में बिना अपने हाथ में कुछ लगाए सो जाती है। अगले दिन एक नौकरानी उसके रूम में आती है गर्म पानी लेकर कि उसका वो हाथ साफ़ कर सके। जब वो उसका हाथ साफ़ करे तब मुझे लग रहा था कि नहीं, मैं अकेली नहीं हूँ, कोई ना कोई मेरे साथ है जो मेरा साथ देगा। उसके बाद वो उससे बातें करती है और फिर वो सोचती है कि मैं एक बिज़नेस स्टार्ट करूँगी, कारोबार जो उसको पैसा दिलाएगा। तो वो अगले दिन बटलर के पास जाती है और अपना प्लान समझाती है। बटलर सुनकर खुश तो हो जाता है, लेकिन वो अभी फैसला नहीं कर पाता कि साथ देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, क्योंकि कारोबार खड़ा करने के लिए पैसा लगता है। और डचेस पहले किसी चीज़ में हिस्सा नहीं लेती थी तो काफ़ी ज़्यादा डाउट था। लेकिन फिर जब वो उसका पूरा प्लान सुनता है, हर चीज़ सुनता है, वो सुनता है कि हमें कैसे करना है, तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वो बोलता है कि मैं आपका साथ दूंगा, आप करिए। वो इसलिए भी खुश होता है कि मालकिन हर चीज़ में हिस्सा ले रही हैं और अब वो सपोर्ट करेंगी हर चीज़ का। उसका पति भी उसका बहुत सपोर्ट करता है। वो सब सुन रहा होता है, देख रहा होता है ऊपर से। फिर वो उसको बुलाता है और बोलता है कि तुम अकेले नहीं करोगी, एक सिपाही को अपने साथ रखो जो तुम्हारे सुरक्षा का ध्यान रखेगा। वो सिपाही होता है गैस पर, जो उसका बहुत खास होता है। वो खुद से आगे आता है और बोलता है कि मैं आपके साथ चलूँगा, क्योंकि बाकी सिपाही डर रहे होते हैं। उसके बाद फिर जब वो चुन लेता है कि हाँ ठीक है, मैं आपके साथ चलूँगा, तो वो प्लानिंग बताती है, वो सब समझाती है और फिर लोगों ने डिसाइड करा होता है वो अगले दिन सुबह सुबह विलेज के लिए निकलेंगे।
उसके बाद गैस पर जो सिपाही होता है वो कुछ अपने सवाल पूछता है क्लियर करने के लिए कि हाँ मालकिन इस बार बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं कि नहीं है कि इस बार भी वो पैसा कमाएंगी मालिक का, क्योंकि वो होता तो मालिक का ही वफादार है। जब वो सब क्लियर हो जाता है तो जो मालिक होते हैं वो ऊपर से देख रहे होते हैं उसका पति, वो उसको नीचे आता है मोटिवेट करने के लिए और समझाता है कि कैसे कैसे तुम चीज़ें कर सकती हो वगैरह वगैरह। वो लोग बात करते हैं और फिर बात करते हुए ऊपर चले जाते हैं। पीछे जो लोग खड़े थे वो देखकर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि हाँ चीज़ें सही हो रही हैं, सब बहुत सही हो रहा है। फिर अगला दिन आता है जब वो बहुत ज़्यादा पफ़ी जैकेट और बहुत ज़्यादा मोटे मोटे कपड़े पहन के निकल जाती है, क्योंकि नॉर्थ में ठंडी होती है। चलते 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 वो लोग पहुँच जाते हैं उस गाँव जहाँ पर उन लोग को सामान वगैरह लेना था और लोगों से मिलना था। बट वहाँ के लोगों में गलतफहमी थी उस नौकरानी वाले इंसिडेंट्स के बाद कि जो मालिकिन हैं वो बहुत ज़्यादा खड़ूस हैं और बहुत मारती हैं, हर चीज़ की सज़ा देती हैं। पर वो नहीं जानते थे कि वो बहुत अच्छी दिल की थी। उसके पीछे खड़ी जो उसकी पर्सनल नौकरानी थी वो ये सब सुन के बहुत ज़्यादा निराश हो जाती है, लेकिन उसको इतना फ़र्क नहीं पड़ता। फिर वो वहाँ कुछ लोगों से मिलती है और उनको बोलती है कि तुम मुझसे अगले दिन आके मिलना। वो लोग थोड़ा डर तो जाते हैं लेकिन उनको जाना ही पड़ेगा। उसके बाद फिर वो एक मोमबत्ती बनाने वाले के पास जाती है, जहाँ पर उसको एक बच्चा मिलता है जो बहुत ही अद्भुत मोमबत्तियाँ बनाता है अपने हाथों से। वो उसको बुलाती है और जब वो दोनों नेक्स्ट डे आते हैं मिलने के लिए मालकिन से कि हाँ मालकिन उन्होंने उनको बुलाया था, उनको लगता है कि मालकिन उनको सज़ा देगी इतना अच्छा काम करने के लिए। बट मालकिन ने तो कुछ और सोच के रखा था उन लोग के लिए कॉन्ट्रैक्ट के पेपर कि वो साइन करेंगे और जो बिज़नेस रहेगा उसमें पार्टनर रहेंगे, वो उनको पैसा देगी और काम करवाएगी। उसकी बहुत अच्छी योजना थी। तो जो वो लोग आए थे बच्चा और नैनी, वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं सुनकर और वो साथ देने का वादा करते हैं। उसके बाद कुछ कागज़ देती है उनको हस्ताक्षर करने के लिए, फिर वो उसको साइन करते हैं और वो फिर उनको विस्तार से हर चीज़ समझाती है। उसके फेस में वो रौनक देखकर सब बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि इस बार मालकिन कुछ ना कुछ करके दिखाएंगी। और उसने सोचा भी होता है कि इस बार वो बहुत पैसा बनाएंगी और ख़ुद ही कमाएगी और हर चीज़ खुद पे खर्च करेगी। वो अपनी पहले वाली लाइफ की तरह भीख नहीं मांगना चाहती थी लोगों से, भगवान के सामने गिड़गिड़ाना नहीं चाहती थी, क्योंकि वो बहुत दर्द भरी लाइफ थी। उसके बाद लेकिन काफ़ी लोग को उसके बाद भरोसा नहीं होता है। जैसे कुछ नौकरानियाँ उसकी पर्सनल मेट को बहुत परेशान करती थी इस वजह से, क्योंकि उनको भरोसा था कि वो इस बार भी कुछ ना कुछ गलत करेंगी और मालिक के सर ही चढ़ेंगी। वो उनको परेशान करने के लिए ये सब कर रही हैं, लेकिन वो नहीं जानते थे कि इस बार मालकिन हर चीज़ जानती है और देखती है और सब समझती हैं, पर तो भी वो किसी को बुरा व्यवहार नहीं करती हैं। वो उसकी पर्सनल मेट के कपड़े चला देते हैं। फिर जब वो कोशिश करती है उनसे बात करने की, चीज़ें सुलझाने की, तो वो ज़्यादा बिगड़ती जाती है और रोज़ उसके कपड़े चलाए जाते हैं, लेकिन तो भी वो मालकिन को कुछ नहीं बताती है। बट मालकिन सब देख लेती हैं और उसको बोलती हैं कि तुम मेरा स्वेटर पहन सकती हो। ये सुन के वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और बोलती है कि मालकिन सबका ख्याल रखती है। उसके बाद रात में वो अपने पति से बात करने जाती है कि हम लोग को अपना रिश्ता आगे बढ़ाना चाहिए। बट उसके पति यही बोलता है कि तुम अभी जिस काम पे ध्यान दे रही हो उस काम पे ध्यान दो। इसके कारण उनके रिश्ते में भी सुलझने कम हो रही थी और रिश्ता आगे बढ़ रहा था। वो एक दूसरे को समझने की कोशिश कर रहे थे। बहुत खूब बेलेंसिया आराम से घोड़ा सीख रही थी अपने गार्डन में, क्योंकि उसको काफ़ी समय से मन था हॉर्स राइडिंग सीखने का। तो हॉर्स राइडिंग सिखाने के लिए आरोन उसको एक खाली मैदान में लेकर आया था, जहाँ वो उसको बता रहा था घोड़े को कंट्रोल कैसे करना है। पर उसको बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही थी सीखने में, क्योंकि वो उसका फर्स्ट टाइम था। तो अब वो उसको प्यार से सिखा रहा था, उसको बैठा कर घुमा रहा था उसी घोड़े में। तभी वहाँ दो लोग आते हैं जो बेलेंसिया के बिजनेस पार्टनर है। वो दोनों उस सामान दिखाने लेकर आए थे उसे, बट उन्होंने देखा नहीं था कि मालकिन मालिक के साथ है। तो वो लोग थोड़ा झिझक गए क्योंकि उनको सामान दिखाना था। उसके बाद आरोन चला गया वहाँ से अपने काम पर। तभी वहाँ पर उसके पापा और उसके भाई बात कर रहे थे कि वो 10 सालों से अपनी बहन से नहीं मिले हैं और वो अपनी बेटी से नहीं मिले हैं। उनको अब लग रहा है कि उनकी बेटी एक बहुत अच्छी यंग लेडी बन चुकी होगी 10 सालों में, लेकिन वो अभी घोड़ा सीखने में ही स्ट्रगल कर रही है। वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है, इस वजह से वो घोड़ा सीख नहीं पा रही है। उसके पास स्टेमिना नहीं है और वो गिर जाती है। तो आरोन आके पीछे से उसको उठा लेता है। उसके बाद वो लोग वापस सीखने जाते हैं कहीं, और फिर आरोन का सडन प्लान बन जाता है कैपिटल सिटी जाने के लिए। कैपिटल सिटी जाने के लिए आरोन अपने कपड़े वगैरह पैक कर रहा था। तो बेलेंसिया आया कि वहाँ देखती है कि उसके पति के पास बहुत पुराने कपड़े हैं। तो वो पूछती है अपने बटलर से कि आप सच में इतने गरीब हैं कि हम कपड़े नहीं खरीद सकते। वो उसके कपड़े देख के बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और सारे कपड़े इधर उधर फेंकने लगती। बोलती है ये पुराना है, ये ओल्ड फैशन है, ये फटा हुआ है, वो ऐसे कपड़े कैसे पहन सकते हैं, उनने काफ़ी समय से कपड़े नहीं लिए थे। और ये सब उसका पति खिड़की से देख कर बहुत ज़्यादा
हंस रहा था क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा फ़नी लग रही थी उसकी वाइफ उस समय। तभी उसका एक सोल्जर आ जाता है जो बोलता है कि मैडम अगर आपको ये सब कपड़े फेक नहीं है तो आप मुझे दे दीजिए ये सब कपड़े। उसने कहा ठीक है तुम ये कपड़े ले जा सकते हो, और फिर उसने वो कपड़े दे दिए। उसके बाद उसने देखा उसका पति खिड़की से उसको देख रहा था ऊपर से और हंस रहा था, और जैसे ही उसकी आंखें मिली वो चला गया। तो उसको गुस्सा आ गया। उसके बाद फिर वो लोग निकलने के लिए रेडी होने चले गए। फिर जब वो कैपिटल सिटी के लिए निकल रहे थे तो बेलेंसियागा बहुत ज़्यादा खुश थी। उसके बाद वो लोग अपनी जगह से निकल गए। पूरे लोग एक साथ सारा सामान, घोड़े और बहुत सारी चीज़ें लेकर वो जा रहे थे कैपिटल सिटी, क्योंकि उन लोग को वहाँ बहुत सारा काम था और वो काफ़ी दिन रुकने वाले थे। बीच में वो काफ़ी जगह रुक भी रहे थे, बातचीत भी कर रहे थे, मौज मस्ती कर रहे थे। उसके बाद अराउन का जो मेन एक सहा करता है, जो उसका सोल्जर भी है, वो आगे पीछे घूम रहा था क्योंकि उसने उसको बहुत सारे कपड़े दिए। तो अराउन अब उससे जल रहा था। तो वो अपनी बीवी को लेकर एक झरने के पास चला गया बात करने के लिए शांति से। उन लोगों ने काफ़ी ज़्यादा बात करी और तभी उसकी वाइफ को उसके भाई की याद आने लगी। तो वो बता रही थी उसको कि उसका जो भाई था वो कैसे केक के लिए लड़ा करते थे। वो लोग एक केक को बांटने के लिए कितना लड़ते थे कि चॉकलेट केक एक ही होता था। तो हमेशा उसके पापा उसका साइड लेते थे और उसको वो चॉकलेट केक देते थे और उसके भाई को क्रीम वाला केक खाना पड़ता था। वो ये सब बता रही थी, तभी उसको रोना आ गया। वो खुश भी थी, एक्साइटेड भी थी उनसे मिलने के लिए, बस उसको डर भी लग रहा था कि वो उसको एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे। बट जैसे तैसे रात निकल गई और वो लोग कैपिटल सिटी पहुँच गए। कैपिटल सिटी बहुत ही बड़ी और खूबसूरत थी क्योंकि थी तो वो कैपिटल सिटी ही। उसके बाद जब वो अंदर घुसे तो उन्होंने देखा कि बहुत सारे लोग उनका स्वागत कर रहे थे क्योंकि आरॉन जो था वो अपनी सिटी का राजा था और कैपिटल सिटी में सबसे मैजेस्टी रहते थे। वो फिर अपनी बीवी को लेके मैजेस्टी से मिलने गया। वहाँ पर उनका बड़ा बेटा उनसे बात कर रहा था। उनका बड़ा बेटा जो भी क्राउन प्रिंस है वह उनसे बात कर रहा था कुछ। तभी वहाँ पर आरॉन और उसकी बीवी आ जाते हैं। वो उनको ग्रीट करते हैं और वो फिर अपने घर निकल जाते हैं। रात में वो जो अपनी बीवी से बात कर रहा था तो उसको बताता है कि उसने उसके पापा और भाई के लिए एक खत भिजवा दिया कि वो हम उससे मिलने आएंगे। तो भी वो बहुत ज़्यादा डरी हुई थी क्योंकि वो 10 सालों बाद अपने पापा से मिलने जा रही थी जिनने उनकी शादी करवा दी थी बिना उसकी मर्ज़ी के। उसको डर भी लग रहा था। उसके बाद जब उसके पिता और उसके भाई को खत मिला तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और फिर वो उसका भाई खत पढ़ने लगता है उसके पिता के लिए। फिर उन लोग को एक मैसेज आता है कि कोई उनसे मिलने आया है। जब वो देखने जाते हैं कि कौन उनसे मिलने आया है, वो होता है विलन की एंट्री होती है। वो सेकंड प्रिंस होते हैं इस किंगडम के। वो आकर बैठते हैं और बात करते हैं। उसके पिता ने इस प्रिंस से बचने के लिए अपनी बेटी की शादी एक अच्छे आदमी से करी थी, लेकिन होता है जो होना होता है वो तो होके रहेगा। और अब इधर साइड बेलेंसिया की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी रात में। तो उसका पति उसकी देखभाल कर रहा था, उसको गर्म पानी में रुमाल लगा के दे रहा था। उसके बाद वो अगले दिन पहुंचते हैं क्योंकि उसको मिलना तो था ही। वो बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी और फिर वो लोग दरवाज़ा खोलते हैं तो उसके पिता और भाई वेट कर रहे होते हैं। उसके भाई की शक्ल देख के उसको लगता है कि वो रोने ही वाला है क्योंकि वो बहुत बेसब्री से अपनी बहन का इंतज़ार कर रहा होता है। लेकिन उसके पिता उसकी तरफ देखते भी नहीं हैं। वो डायरेक्ट आराम से मिलने चले जाते हैं। ये देखकर वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है और बहुत ज़्यादा रोने लगती है। उसके बाद वो उनको चिल्ला देती है। वो ऐसा कुछ बोल देती है जो उसको नहीं बोलना चाहिए था। और फिर वो बहुत ज़्यादा जब गुस्सा हो जाती है तब उसके मुँह से बहुत सारी बातें निकल जाती हैं जो वो बहुत बोलना चाहती है अपने पापा से। उसके बाद फिर वहाँ पर उसके जो लोग रहते हैं वो भी सब सुन रहे होते हैं साइड से छुपके से। इतना सब कुछ बोलने के बाद बेलेंसिया को लगता है उसके पापा उससे गुस्सा हो जाएंगे और कभी बात नहीं करेंगे, लेकिन उसके पापा भी रोने लगते हैं क्योंकि है तो वो उनकी ही बेटी। उन्होंने भी 10 साल इंतज़ार किया था। फिर उसका भाई आके उससे गले मिलता है और रोने लगता है। फिर पूरा परिवार ही गले मिल के रोने लगता है। तो उसके पति आरॉन को लगता है कि मुझे अकेला छोड़ देना चाहिए। वो जैसे ही बाहर जाता है बेलेंसिया का पीछे से उसको गले लगा के बोलती है, थैंक यू, तुमने मेरे लिए बहुत कुछ करा है, तुम हमेशा मेरे साथ खड़े रहे हो। देन फिर वो निकलने लगते हैं तो वो याद करते हैं बैठकर कि उन लोग की डिनर में क्या बात हुई थी उस सेकंड प्रिंस के बारे में। और फिर वो लोग वही बात करते करते अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाते हैं। लेकिन तभी उसको तबीयत वापस ख़राब होने लगती है, उसको वोमिटिंग आने लगती है। तो वो अपनी बीवी को लेकर थोड़ा लेक के साइड चला जाता है। तभी ये लोग कैंडी इन्जॉय करने लगते हैं सबके सब। गैस पर कुछ कैंडी लाया होता है जो वो सब में बांट देता है। तो वो सब खड़े खड़े खा रहे होते हैं भाई इस तरफ जहाँ वो लेक के किनारे आए थे थोड़ा हवा लेने के लिए। उन लोग को भी नहीं पता था कि वहाँ उनका कौन इंतज़ार करना है, वही दूसरा क्राउन प्रिंस जिससे उनको बचना था। लेकिन वो अकेला नहीं था। आरॉन का एक बड़ा भाई था जो उससे बहुत ज़्यादा नफरत करता था और उसको निकाल दिया था घर से। आरॉन बेसहारा था। आरॉन ने जो भी खड़ा करा है वो सब
खुद के बदौलत करा। वो भी मिलने आया था उससे। उसको देख के आरोन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और वो अपना कंट्रोल खोलने लगता है, लेकिन उसकी बीवी उसके साथ खड़ी रहती है, उसको कंट्रोल करती है, लेकिन उसकी बीवी को भी गुस्सा आने लगता है। फिर उसको लगता है कि शायद हमें यहाँ से जाना चाहिए, तो अपनी बीवी को गोदी में उठाकर बोलता है कि अब मुझे आपसे विदा लेना चाहिए, आपसे मिलकर खुशी हुई, क्योंकि उसकी बीवी की तबीयत ठीक नहीं थी। फिर वो साइड से निकल जाता है, पर जब वो अपनी बीवी को गोदी उठाता है तो उसको वापस उसकी जो बीवी रहती है वो शर्मा जाती है, क्योंकि ये बहुत बार ऐसा हो चुका है, लेकिन उसको ये आदत नहीं पड़ी थी। फिर रात में उसकी बीवी की तबीयत वापस ख़राब हो जाती है, तो वो उसको घर लाकर छोड़ देता है और उसके हाथों की तरफ देखता है और फिर उसको प्यार से गुड नाइट बोलता है और निकल जाता है। फिर वहाँ पर उसके सहकर्मी आ जाते हैं जो उस पर सबसे ज़्यादा भरोसा करते हैं। वो उसको बताते हैं क्राउन प्रिंस कैसा है, उसकी सारी हरकतें वगैरह वगैरह। उसके बाद नेक्स्ट डे वापस उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है, तो वो उसके लिए गर्म पानी लेकर आता है, जिससे जो मेड रहती है वो उसको नहलाती है, साफ़ सफाई करती है। उसके बाद नेक्स्ट डे उन लोग को एक टी पार्टी में जाना होता है, जहाँ पर वो एक बहुत सुंदर सा गाउन पहन के जाती है। बट वहाँ के जो लोग रहते हैं, जो औरतें रहती हैं बाकी, वो उसको पसंद नहीं करती किसी कारण की वजह से, वो तो आगे पता चलेगा। फिर जब वो वहाँ पर उनसे मिलती है तो एक रहती है बियॉन्ड बालों वाली, वो उसको अजीब सा लुक देती है, तो उसको थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन फिर उसका मन वो हो जाता है कि अब मुझे नहीं बैठ के खाना इन लोग के साथ, तो वो अलग निकल जाती है पार्टी करने। उसके बाद फिर जब वो लोग बैठ के खुद अकेले खा रहे होते, तब उनको एकदम से याद आता है कि वो तो वही भाई है जिसको मालकिन ने थप्पड़ मारा था पिछले वाले फर्स्ट वाले पार्ट में। उसके बाद फिर वो लोग वो बात को छोड़कर निकल जाते हैं वहाँ से, लेकिन जब वो आती है देखती है वो उसका जो पति है वो टेलर से कुछ कपड़े सिलवा रहा होता है, और ये देख के वो खुश तो हो जाती है, लेकिन फिर वो गुस्सा भी हो जाती है किसी बात पर। उसके बाद वो उसको समझाता है क्या क्या होता है। उसके बाद फिर आरोन उन सोल्जर्स से खबर लेता है कि आज क्या क्या हुआ, तो उसको बताते हैं सब। जब वो टी पार्टी में गए तो औरतों ने उसके साथ कैसा बिहेव करा वगैरह वगैरह, ये सब सुन के आरोन को गुस्सा तो बहुत आता है। उसके बाद फिर वो बोलता है कि तुमने जो कपड़े पहने वो मुझे जाने पहचाने लग रहे हैं, तो वो अपने कपड़े बहुत खुशी खुशी दिखाता है कि हाँ मुझे ये मालकिन ने दिए या आप ये कपड़े, और वो ये सोच कर सोचते हैं कि वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन चुके हैं, तो उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है, तो वो कपड़े उसको वापस मांगने लगता है, लेकिन उसको क्या पता था कि वो कपड़े उसको मिलने ही नहीं वाले। उसके बाद पूरे किंगडम में एक प्रतियोगिता होती है, जिस खेल में मौत ही डिसाइड करती है कौन जीतेगा। वो खेल बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है, लेकिन उस खेल में एक गोल्डन रोज़ मिलता है जो आप अपनी प्रेमिका को दे सकते हो। ये सुन के बेलेंसिया बहुत ज़्यादा डर जाती है कि नहीं आरोन तुम ये गेम नहीं खेलोगे, क्योंकि मैं बोल रही हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती तुम ये गेम खेलो। लेकिन आरोन बोलता है कि हमें ये खेलना ही पड़ेगा, ये रूल्स के मुताबिक होता है। और बेलेंसिया को लगता है कि आरोन कभी उसकी बात नहीं मानता, क्योंकि उसने देखा था पिछले जन्म में आरोन की मौत कैसे हुई थी, तो वो बहुत ज़्यादा डरी हुई रहती, वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है, फिर वहाँ से चली जाती है। अगले जब गेम खुद शुरू होता है तो वो आकर कुछ खा रही होती है। उसके बाद फिर वो अपने पति से मिलने जाती है आरोन से। उसके बाद वो आरोन को देख के खुश तो बहुत होती है कि वो बहुत ज़्यादा अच्छा दिख रहा होता है, लेकिन वो कुछ बोलती नहीं क्योंकि वो उससे गुस्सा रहती है। तो वो एक हैंकी देती है उसको और फिर बोलती है कि मैं यही चाहूँगी कि तुम ही जीतो और तुम्हें कुछ हो, क्योंकि उसको पिछले जन्म का याद था कि उसकी मौत कैसे हुई थी। वो बहुत ज़्यादा डरी हुई रहती है, तो भी उसका सपोर्ट करना पड़ता है। फिर वो आकर बैठ जाती है लोगों के बीच में और खेल शुरू हो जाता है। एक बार खेल शुरू होने के बाद सभी लोग आने लगते हैं, सभी अलग अलग किंगडम से लोग आए होते हैं इस खेल में प्रतियोगिता में हिस्सा लेने। वहाँ पर इस बार प्रिंसेस भी आती हैं, इस किंगडम की प्रिंसेस, इकलौती प्रिंसेस जो इस खेल को देखने आई होती हैं। जब खेल शुरू होता है तो पहले ही नंबर पे एक बहुत ही भयानक दृश्य देखने के लिए मिलता है, तो बेलेंसिया बहुत ज़्यादा डर जाती है, लेकिन उसको हिम्मत रखनी पड़ती है। फिर वो देखती है कि उसका जो छोटा भाई है वो भी हिस्सा ले रहा है, तो वो और ज़्यादा डर जाती है क्योंकि उसको लगता है कि उसका भाई नहीं कर पाएगा, लेकिन उसका भाई जीत जाता है। जब वो जीत जाता है तो वो गुलाब बेलेंसिया को के देता है। डरी हुई तो वो बहुत रहती है, लेकिन जैसे ही वो गुलाब देखती है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और अपने भाई को बोलती है कि तुम आगे भी ऐसे ही जीतोगे सारे गेम्स। गुलाब को लेकर तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। फिर उसको लगता है कि शायद सारे लोग उसके जो जिसको वो जानती है वो सब ऐसे ही जीतते हैं। उसके बाद फिर एक गार्ड जिसको उसने कपड़े दिए थे आरोन के, वो भी लाकर रोज़ उसी को देखता है, तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। उसके बाद दूसरी गार्ड, एक फ़ीमेल गार्ड रहती है उनकी टीम में, वो भी रोज़ उसको ला के देती है। उसके बाद गैस्पर, लेकिन गैस्पर वो रोज़ उसके लिए नहीं, उसकी मेड के लिए लेकर आया था जिससे वो प्यार करता है, तो उस मेड को लगता है कि वो बेलेंसियागा के लिए लाया है, लेकिन नहीं, वो उसके लिए लाया होता है। तो वो देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और ये प्यार का एक नया शुरुआत होता है। उसके बाद वो उसका पति वहाँ साइड से खड़े होकर देखता है कि बेलेंसियागा के पास कोई बैठा है, वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। फिर उसके बाद आरोन की बारी रहती है। आरोन जब आता है तब वो बोलती है उस बंदे से कि ये देखो, ये है मेरा पति, माय हस्बैंड। उसके बाद फिर आरोन भी जीत जाता है बिना किसी खतरे के, और ये देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। और आरोन का दिया हुआ रोज़ वो अपने बेड साइड में रखती है, उसको एक पानी के साथ और बहुत सुंदर वास में, कि वो उसको हमेशा देखती रहे और वो उसके हमेशा करीब रहे बिना किसी की छाया पड़े।